Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video I am going to teach you polity and the topic name is संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में संविधान का निर्माण किस तरह हुआ था इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि संविधान सभा की मांग, यानी संविधान सभा की जो मांग हुआ था उस पर डिस्कस किया जाएगा कि संविधान सभा का मांग किस तरह हुआ था, सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज पूरा डिटेल में मेंशन किया हूँ। सबसे पहले है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। ये याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल बना है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग, यानी संविधान सभा के गठन की मांग 1934 में किसने किया, तो वो किया एम.एन. रॉय। याद रखना है बिकॉज कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। यानी रॉय जो है यानी एम.एन. रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इट मीन्स ये हुआ कि ये वामपंथी दल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे अगर सवाल ये रहेगा कि भारत में संविधान सभा की मांग का, यानी भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया या क्या सबसे पहले किसने रखा, तो होगा एम.एन. रॉय। यानी इन्होंने अपना विचार रखा, कोई ऑफिशियल नहीं, मतलब कि इन्होंने मांग किया, सिर्फ इन्होंने क्या किया, विचार रखा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, है ना। ये विचार कब रखे थे, 1934 में रखे थे। तो सवाल अगर इस तरह पूछा जाएगा तो आंसर होगा एम.एन. रॉय। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए या फिर पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग ऑफिशियली या आधिकारिक रूप पर किसने किया, तो वो किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी इन्होंने ये अपना घोषणा किया, जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1938 में, कि संविधान का जो निर्माण होगा वो वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के आधार पर होगा, यानी संविधान सभा के द्वारा होगा। और ये संविधान सभा जो तैयार किया जाएगा वो वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी संविधान बनाने के प्रोसेस में हम भारतीय ही बनाएंगे, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्लियर है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह संविधान सभा की मांग किया गया था। मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। अगर सवाल ये पूछा जाएगा कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार सर्वप्रथम किसने दिया, तो आंसर होगा एम.एन. रॉय। और कब दिया, तो 1934 में। लेकिन सवाल अगर ये पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप पर, यानी ऑफिशियली संविधान सभा के गठन की मांग किसने की या किस संस्था के द्वारा किया गया, तो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये कब किया, 1935 में। क्लियर है। तो इस तरह जो है सवाल बनता है एग्जाम में संविधान सभा की मांग से रिलेटेड, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन। हम लोग ये देखेंगे कि संविधान सभा का कब गठन हुआ, कैसे गठन हुआ, किस तरह सीटों का मतलब कि चयन हुआ, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ये याद रखना है बिकॉज कि ये सवाल कई बार बना है
कि किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, तो आंसर होगा कैबिनेट योजना। और संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो नवंबर 1946 में। ये याद रखना है बिकॉज कि ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अब है कि योजना की कुछ विशेषताएं थी कि संविधान सभा किस तरह तैयार किया जाएगा, ये सारा चीज़ था। तो वो सबसे पहला योजना मतलब विशेषता ये था कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। यानी संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 389 होनी चाहिए। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, जैसे कि टोटल ये तय किया गया कि 389 सीटें होनी चाहिए या होनी थी, और जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। मतलब ये हुआ कि 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, यानी जहां ब्रिटिश जो है डायरेक्ट शासन कर रहा था जिस क्षेत्र में, वहां से 296 सीटें मतलब कि आवंटित किया गया, और 93 सीटें जो देसी रियासत था, उस समय देसी रियासत मतलब जहाँ अपना मतलब किसी अलग राजा का शासन था, तो वो उसमें आवंटित किया गया टोटल 93 सीटें। तो इस तरह जो है अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 389 सीटें हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। अब मतलब ये हुआ कि ये जो 296 सीट जो है जो ब्रिटिश भारत से चयन किया जाना था, तो इसमें से 292 सदस्य का जो चयन करेगा वो 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा चयन किया जाएगा। क्लियर है। और बाकी का जो 4 बच जाता है वो चयन जो करेगा मुख्य आयुक्तों के प्रांत, यानी मुख्य आयुक्त जो भी उस समय होता था उसके प्रांत वो कितना चयन करेगा, 4 करेगा, और 292 जो है चयन करेगा 11 गवर्नरों के प्रांतों। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्या था विशेषता कि हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी ये तय किया गया कि जो भी प्रांत है या जो भी देसी रियासत है उसकी जिस हिसाब से जनसंख्या है उसके अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। यानी ये तय किया गया कि प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट होगा। यानी सीधा सीधी ये समझ सकते हैं कि टोटल जैसे जो भी जनसंख्या है उसमें से प्रत्येक 10 लाख पर एक सीटें आवंटित की जानी थी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय कौन था, मुस्लिम, सिख, सामान का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम और सिख को छोड़कर, जैसे मुस्लिम और सिख, और उसके बाद सामान्य में आ जाता है मुस्लिम और सिख छोड़कर बाकी जितना भी कम्युनिटी है वो सभी इसी में आ जाता है। तो ये इस तरह करके यहाँ था कि वो सीटें जो है आवंटित किया जाना है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो जिस तरह जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग किया था, ये घोषणा किया था कि वैश्य मताधिकार के आधार पर सीटों का आवंटन हो या फिर संविधान सभा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभा जो बना था वो वैश्य मताधिकार का आधार पर नहीं बना था। वैश्य मताधिकार मतलब ये हुआ कि जनता डायरेक्ट भाग नहीं ली थी यहाँ सदस्य चुनने में। क्या हुआ कि प्रांत के, जैसे कि आप यहाँ देखें कि 292 सीटें 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा किया जाएगा, 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ कि डायरेक्ट जनता ने नहीं इस सदस्यों का चुनाव किया, इसलिए हम लोग यहाँ कह नहीं सकते हैं कि ये वैश्य मताधिकार द्वारा हुआ। क्लियर है। तो मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, टोटल 389 सीटें मतलब कि संख्या होगा, यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से, 93 देसी रियासत से। अब है कि 296 में 292 जो सीटें होगा वो 11 गवर्नरों द्वारा चयन किया जाएगा, और 4 सीट जो है वो मुख्य आयुक्तों द्वारा किया जाएगा। क्लियर है।
और ये याद रखना है कि जो प्रत्येक सीट का जो आवंटन किया गया वो किया गया 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। अब यहाँ पर एकल संक्रमणीय और ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब हुआ? अगर आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़े होंगे तो राष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि जो दो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, दो व्यक्ति खड़ा है तो अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं इसका नाम ए है और इसका नाम जो है बी है और इसका नाम सी है। तो अब सपोज दैट कि एक कोई आया वोटर, अब मतलब क्या किया कि ए को कहा कि मतलब हम जो है इसे मतलब वोट देंगे, हम इसे थर्ड नंबर पर रखना चाहते हैं, यानी ये चाहता है कि मतलब कि इसका फर्स्ट प्रायोरिटी ए नहीं है ना, इसका मान सपोज दैट कि इसका फर्स्ट प्रायोरिटी बी है ना, और इसका सी का फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सॉरी सी है 2। मीन्स ये हुआ कि ए कैंडिडेट को कोई आया मतलब वोटर, वो कहा क्या जो वो हम तीसरा नंबर पे से रखना चाहते हैं, और बी के बारे में कहा कि ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम चाहते हैं कि यही जीते, और सी को कहा कि सेकेंड नंबर पर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय और समानुपातिक प्रतिनिधि। इसमें और भी डिटेल में चर्चा हो सकता है, ये जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर यही समझ सकते हैं कि अलग अलग क्रम है ना, संक्रमणीय है ना, तो क्रम के आधार पर जब हम किसी का चुनाव करते हैं कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये कैंडिडेट है, सेकेंड प्रायोरिटी ये कैंडिडेट है, थर्ड प्रायोरिटी ये कैंडिडेट है, फोर्थ प्रायोरिटी ये कैंडिडेट है, तो इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत। क्लियर है। इसमें और भी डिटेल में हो सकता है चर्चा, जैसा कि मैं पहले ही कहा हूँ कि जब प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा किया जाएगा, प्रेसिडेंट जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें डिटेल में इस पर चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। सॉरी, यानी जो भी देशी रियासत के प्रतिनिधि का चुनाव होगा, चयन होगा, वो जो रियासत का प्रमुख है उसके द्वारा किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनता डायरेक्ट चुनाव नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ कह नहीं सकती, यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि वैश्य मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। नहीं, वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। यहाँ आप कह सकते हैं कि एक तरह से इनडायरेक्टली सिलेक्शन हुआ, सबका अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट अब है कि संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, ये पैराग्राफ है, ये याद रखना है कि बिकॉज इसमें से कई बार सवाल बना है। जैसे कि याद रखना है कि संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, यानी जुलाई से लेकर अगस्त के दौरान 1946 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिला था। ये याद रखना है बिकॉज की एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिला था, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिला था। यानी 208 सीट मिला था कांग्रेस को, 73 सीट मिला था मुस्लिम लीग को, और 15 सीट मिला था बाकी जो भी अदर समूह था या स्वतंत्र सदस्य था। क्लियर है। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि देशी रियासत को जो 93 सीटें जो आवंटित किया गया था वो भर नहीं पाया था। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, यानी ये देशी रियासत जो है संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया, इसीलिए 93 सीटें भर नहीं पाया। क्लियर है। अब नेक्स्ट है कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली
किस तरह हुआ, कैसे जो है संविधान सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ, कैसे संविधान सभा कार्य करना शुरू किया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक, ये याद रखना है बिकॉज की एग्जाम में कई बार डेट के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये बात याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। ये याद रखना है कि मुस्लिम लीग क्या किया, बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। यानी क्या हुआ कि अलग से पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। और ये याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का जो है बहिष्कार किया और उसी समय क्या हुआ कि पाकिस्तान का मांग किया। तो अभी क्या होता है कि गांधी जी पर इस तरह का एलिगेशन लगाया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि पाकिस्तान बनाने में गांधी जी का योगदान था। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। वो मुस्लिम लीग जो है या मोहम्मद जिन्ना जो है ऐसा सिचुएशन ही बना दिया या अंग्रेज ऐसा सिचुएशन ही बना दिया कि पाकिस्तान देश तो बनना ही था, चाहे आप चाहें या ना चाहें। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, पाकिस्तान देश बनता ही क्योंकि मुस्लिम लीग ने ऐसा सिचुएशन ही बना दिया था कि मतलब क्या कहता है कि जो जैसे कोई अगर सपोज दैट कि कोई घर का सदस्य ऐसा काम कर दिया कि मतलब लास्टली उसे घर से बाहर निकालना ही मजबूरी हो जाता है, नहीं चाह के भी उसे घर में नहीं रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन मुस्लिम लीग या मोहम्मद जिन्ना ने तैयार कर दिया था जिसमें आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं अंग्रेजों का भी हाथ था। तो ऐसा नहीं था, पाकिस्तान देश बनता ही चाहे हम चाहते या ना चाहते। क्लियर है। नेक्स्ट है, इसलिए बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यानी क्योंकि मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार किया था इसलिए 211 सदस्य ने बैठक में हिस्सा लिया था। यानी जो पहली बैठक हुआ था जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था जिसमें 211 सदस्य हिस्सा लिया था। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी क्या हुआ कि यही 9 दिसंबर 1946 को फ्रांस की तरह जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हुआ कि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ये डेट याद रखना है 11 दिसंबर 1946। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी क्या हुआ कि जो गया जैसे कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्लियर है। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो मेनली आपको यहाँ याद रखना है क्या क्या इस पॉइंट में। जैसे पहला पॉइंट याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था बिकॉज की एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद याद रखना है कि संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि कब चुने गए, 9 दिसंबर 1946 को ही। और पहली बैठक में 211 सदस्य हिस्सा लिया, ये याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बने। और याद रखना है कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ये उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, यानी 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। क्लियर है। तो यहाँ पर आप डेट के साथ याद रखें बिकॉज की अलग अलग एग्जामों में डेट के साथ कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ और अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष कब बने। नेक्स्ट है
उद्देश्य प्रस्ताव। अब है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में, तो वो कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। ये भी डेट याद रखना है बिकॉज कि ये भी डेट के साथ कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को। तो पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। यानी इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो हमारा संविधान किस तरह होगा उसका मेन स्ट्रक्चर उसमें दिख रहा था, है ना। यहाँ मैं अलग अलग पॉइंट में उद्देश्य प्रस्ताव को मेंशन किया हूँ, तो एक एक पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भी प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में वो क्या था, तो ये हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। उसके बाद 9 दिसंबर को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 2 दिन आगे कर दीजिए, याद रखना है 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके बाद याद रखना है यहाँ 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2-2 दिन आगे करके डेट है, तो इस तरह आप रिलेट करके ये डेट याद रख सकते हैं। ये तीनों डेट इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि इस तीनों डेट से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहला क्या पॉइंट है यहाँ कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा करता है ना। ये पहला पॉइंट था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा पॉइंट क्या था? ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, यानी ब्रिटिश भारत में जितना भी क्षेत्र शामिल है या भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी इसमें ये भी घोषणा किया गया कि जो भी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है या भारतीय राज्यों में का क्षेत्र है या फिर भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जो शामिल होना चाहेंगे वो भारतीय संघ का हिस्सा होगा। नेक्स्ट है कि उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो इनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। मतलब ये हुआ कि जो भी अलग अलग राज्य बनेगा भारतीय संघ का, तो जो भी ताकत होता है या जो भी प्रशासन का संचालन करने का शक्तियां होता है वो राज्यों को भी दिया जाएगा और बाकी जो भी रहेगा वो संघ को दिया जाएगा। जैसे अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ को दिया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां मतलब हुआ जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, बाद के दिनों में जो भी चीज़ें आया वो संघ के अंदर रहेगा, संघ के पावर में रहेगा। मेनली यहाँ ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो भी शक्तियाँ होगा वो राज्यों को भी दिया जाएगा, मतलब कि उसके ज़रूरत के हिसाब से, और बाकी जो भी है वो संघ को शक्ति दिया जाएगा। नेक्स्ट चौथा है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ होगी स्वतंत्र भारत के पास, और अभिन्न अंग तथा यानी भारत में जो भी जुड़ेगा राज्य उसकी शक्तियाँ या सरकार के अंग, ये सभी का जो स्रोत होगा वो भारत की जनता होगा। यानी भारत की जनता में ही सभी शक्ति निहित होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय,
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यानी जो भी आर्थिक, सामाजिक न्याय है ना, स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अवसर की समानता, ये सभी जो है एक नैतिक स्थापना क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भी प्रस्ताव, यानी ये जो प्रस्ताव पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को, तो इन्होंने एक तरह से संविधान का संरचना या संविधान का मेन ढांचा एक कुछ पॉइंट में ये मेंशन किए थे कि हमारा संविधान किस तरह होगा, हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा जो देश जो भारत बनने जा रहा है वो कैसा होगा, हमारा स्वतंत्र भारत और संप्रभु भारत। संप्रभु का मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य या ऐसा देश जो अपना फैसला लेने में किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो अपना फैसला लेने में स्वतंत्र है, तो उसे कहा जाता है संप्रभु गणराज्य। क्लियर है। नेक्स्ट अब है अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में ही अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा, जो भी जनजातीय क्षेत्र है जहाँ जनजाति लोग बसे हुए जो क्षेत्र में है उसमें को क्या किया जाएगा, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्लियर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब संविधान बना तो इसमें अल्पसंख्यकों की मतलब कि हितों की रक्षा, पिछड़े वर्गों की हितों रक्षा और जनजातीय क्षेत्रों की रक्षा, ये सारा चीज़ मतलब है हमारे संविधान में है। तो इसीलिए ये कहा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान का एक ढांचा था। नेक्स्ट है कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भूक्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी जो भी यानी हमारा जो संघ का एकता होगा वो टूटे नहीं, इस तरह हम लोग बनाए, इस तरह भारत देश तैयार होगा और इसका भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र और वायु क्षेत्र एक सभ्य देश के लिए न्याय एवं विधि के अनुरूप, यानी न्याय और विधि के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। यानी मेनली ये हुआ कि जो भारत, स्वतंत्र भारत जो बनेगा, विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह टोटल 8 पॉइंट में उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि यहाँ पर मैं डिटेल में इस पे चर्चा किया हूँ। वैसे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बट एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये पढ़ना होता है कि कौन कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव में पॉइंट था। क्लियर है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से मेनली याद रखना है कि 13 दिसंबर, यानी अगर पीटी को पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट में रख के पीटी एग्ज़ाम को अगर फोकस करके अगर आप बात करेंगे तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये मेनली याद रखना है बिकॉज की पीटी एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। तो ये याद रखना है बिकॉज कि इससे भी कई बार सवाल बना है ना, कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चलकर इसमें थोड़ा सा और संशोधन किया गया और आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना यही उद्देश्य प्रस्ताव ही बन गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव ही अभी का प्रेजेंट का क्या है, संविधान की प्रस्तावना है, बट वो संशोधित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से क्या क्या याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1946 को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर परिवर्तित रूप में या संशोधित रूप में संविधान की प्रस्तावना बनी। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, यानी स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, तो मेनली उसको देखेंगे। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। जैसा कि आप पिछले स्लाइड में देखे थे कि 93 सीटों के बारे में बताया गया था कि जो कि देशी रियासत को आवंटित किया गया था वो नहीं भरा था, वो उसका चुनाव नहीं हुआ था, बिकॉज की देशी रियासत ने संविधान सभा से खुद को अलग रखा था उस समय तक। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देशी रियासत भी धीरे धीरे करके क्या हुआ, शामिल होने लगा था संविधान सभा में। क्लियर है, यही बात यहाँ बताया गया है। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। यानी जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश किया गया, इसे स्वीकार करने के बाद, यानी भारत के बंटवारे का ये मेन योजना था माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को ये तय कर लिया गया। और उसके बाद जो है देशी रियासत जो है जितना भी था वो धीरे धीरे करके बाकी जितने भी प्रतिनिधि था देशी रियासत का वो अपना सीटें ग्रहण कर लिया। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। यानी जो भारतीय क्षेत्र में जो भी मुस्लिम लीग के सदस्य था वो संविधान में शामिल हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि मुस्लिम लीग के उस समय जो सदस्य थे जो कि भारत में ही रहना चाहा तो वो भी संविधान सभा में शामिल हो गया। क्लियर है। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह जो है स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ये परिवर्तन हुआ था कि मतलब देशी रियासत के प्रतिनिधि पहले भाग नहीं लिया था और धीरे धीरे करके वो भाग लिया और अपना स्थान जो है वो ग्रहण किया या अपना सीट जो है वो ग्रहण किया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। जैसा कि मैं पिछले स्लाइड में बताया हूं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया था तो कुछ परिवर्तन हुआ था संविधान सभा में या संविधान निर्माण में। तो वो जो 3 परिवर्तन हुआ था वो कौन सा परिवर्तन था? पहला है सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। यानी सभा को क्या किया गया? संप्रभु निकाय बनाया गया। मीन सभा स्वयं खुद से डिसीजन ले सकती है, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। जैसा कि संप्रभु का मतलब मैं बताया हूँ कि खुद से डिसीजन लेने को ही कहते हैं संप्रभु मतलब निकाय। तो संप्रभु निकाय बनाया गया संविधान सभा को, जो कि स्वेच्छा यानी खुद से कोई भी संविधान बना सकती है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। यानी यह अधिनियम जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जैसा कि मैं पहले एक वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें अलग अलग अधिनियम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये अलग अलग एक्ट के द्वारा अलग अलग अधिनियम के द्वारा जो है भारत में अलग अलग कानून लागू किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो वो जो भी कानून ब्रिटिश संसद ने भारत के संबंध में बनाए है ना, तो वो कानून को समाप्त करने का अधिकार दिया गया संविधान सभा को, या फिर उसमें बदलाव करने का, उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो आप वो वीडियो जरूर देखें है ना, उस वीडियो से भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा है ना। अगर ये संविधान का निर्माण अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले वो वीडियो आप जरूर देखें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और या एंड स्क्रीन में लास्ट में यहाँ पर जैसे मैं भी सर्कल कर रहा हूँ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट शो होगा जिसका नाम है जिसका नाम है पॉलिटी।
तो पॉलिटी जब आप वहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो पॉलिटी से रिलेटेड जितना भी चैप्टर अपलोड किया गया है वो सारा आपको वहाँ पर शो होगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं पॉलिटी में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा है कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, यानी संविधान सभा अब क्या बन गई, एक विधायिका बन गई, यानी संविधान सभा को कानून बनाने का भी अधिकार मिल गया, है ना। जैसा कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए, यानी संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, यानी एक काम था संविधान सभा का स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा था कि देश के लिए आम कानून लागू करना। यानी संविधान सभा जो है विधायिका के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया गया था, यानी मेनली जो है दो अलग अलग काम किया। पहला काम की स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा काम की आम कानून बनाना देश के लिए। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था, यानी ये दोनों कार्य जो होता था अलग अलग दिन होता था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। तो सवाल ये कई बार पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की पहली संसद क्या थी, तो संविधान सभा थी। क्लियर है। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। यानी जब संविधान सभा का बैठक जो है, यानी जब भी सभा का बैठक संविधान सभा के रूप में होता था तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन अगर बतौर विधायिका, यानी संविधान सभा का अगर विधायिका के रूप में बैठक होता था तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, जीवी मावलंकर बने थे। क्लियर है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, यानी संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब सभा की बैठक विधायिका के तौर पर होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। क्लियर है। तो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूप में कार्य करती रही। तो याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों रूप में जो है संविधान सभा कार्य करते रही। यानी एक था कि संविधान का निर्माण करना और दूसरा था विधायिका के रूप में, यानी देश के लिए आम कानून लागू करना। क्लियर है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग किया था, जो कि प्रीवियस स्लाइड में मैं बताया हूं कि पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो इसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग और उसी समय एक अलग संविधान सभा की मांग किया था मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण के लिए। तो जब मुस्लिम लीग का सदस्य अलग हो गया तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य की संख्या घटा था। तो वो घटकर कितना हुआ वो आगे देखेंगे। इस वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्य कुल संख्या 389 सीटों की बजाय, जैसा कि तय किया गया था 389 सीट, उसकी बजाय कितना घटकर होगी 299, बिकॉज कि मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वो अलग हो गया था संविधान सभा से। भारतीय प्रांतों की संख्या अब कितना हो गया 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 हो गया था। क्लियर है। तो याद रखना है कि जब मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हुआ तो फाइनली संविधान सभा में 299 सीट बच गया था और जिसमें कि भारतीय प्रांतों की संख्या 296 पहले होना था जो कि अब हो गया 229 और देशी रियासत की संख्या होना था 93, अब हो गया 70। क्लियर है। नेक्स्ट अब है अन्य कार्य, यानी संविधान सभा का जो भी अलग कार्य था, जो कुछ और कार्य किया संविधान सभा है ना, यानी संविधान बनाने के अलावा और भी जो संविधान सभा कार्य किया वो देखेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि संविधान निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा
संविधान सभा निम्न कार्य भी किए। सबसे पहला है, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल देश होता है, राष्ट्रमंडल देश उस देश को कहा जाता है जो कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, या फिर वो देश जो ब्रिटेन का कॉलोनी रहा है, इट मीन्स उपनिवेश रहा है। तो इस जो एक ग्रुप बनाया हुआ है ब्रिटेन के द्वारा, उसी ग्रुप को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है, जिसके द्वारा राष्ट्रमंडल खेल भी शुरू होता है, राष्ट्रमंडल खेल भी कराया जाता है। तो राष्ट्रमंडल देश का सदस्य जो बना है भारत, वो मई 1949 बना है। इसका सत्यापन किसने किया? संविधान सभा ने किया था। नेक्स्ट है कि इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए 22 जुलाई को मनाया जाता है झंडा दिवस। क्लियर है? नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, इट मीन जनगण मन को। उसके बाद है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, इट मीन्स वंदे मातरम। नेक्स्ट है, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो ये पांचों पॉइंट याद रखना है, बिकॉज इससे कई बार अलग अलग एग्जामों में सवाल बना है। तो याद रखना है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? मई 1949 को बना था, और इसकी सत्यापन किसने किया? संविधान सभा ने किया था। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद याद रखना है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, वो कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। यानी आप यहाँ पर समझ सकते हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारा संविधान बनने में लगा था, और इसमें संविधान सभा की कुल बैठक जो हुआ वो 11 हुआ था। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। यानी जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, इस पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये डेट याद रखना है। पहला डेट जैसा कि मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये दोनों डेट याद रखना है, बिकॉज कि कई बार अलग अलग एग्जामों में ये दोनों डेट से सवाल पूछा गया है। इसके बाद सभा ने 24 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-1952 के दौरान आम चुनाव होने तक, यानी नई संसद का निर्माण होने तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने भारतीय संसद के रूप में कार्य किया था। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि 1951-1952 में आम चुनाव हुआ था। एक मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि इस तरह का कंट्रोवर्सी होता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रधानमंत्री बने। तो ये बिल्कुल मतलब राजनीतिक मुद्दा है, इसका कोई मतलब हाथ पैर नहीं है, बिकॉज कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया था 1950 में। यह आकस्मिक देहांत हुआ था इनका, है ना। 1950 के लगभग में हो गया था। और आप यहाँ देख रहे हैं कि 1951-52 में आम चुनाव हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे प्रधानमंत्री बनते? जब ये थे ही नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? तो इस तरह जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरह का अफवाह फैलाया जाता है कि सरदार पटेल को 1900 मतलब कि पहला चुनाव में प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, या अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो कुछ अलग बात होता। ऐसा कुछ नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया था आम चुनाव से पहले। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है कि मेन यही कॉन्सेप्ट है। बाकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो भी ज्ञान है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर है? वो राजनीतिक मुद्दा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा में अलग अलग समितियां बनाया गया, जैसे कि 8 बड़ी समितियां बनाया गया, बाकी अन्य छोटी संख्या बनाया गया। तो टोटल 8 बड़ी समितियां था और कुछ अन्य छोटी मतलब समितियां था, जिससे कि सवाल मेनली जो बनता है वो 8 बड़ी समितियां से बनता है। इसीलिए मैं यहाँ पर जो भी बड़ी समितियां हैं उसे मेंशन किया हूँ। सबसे पहला है संघ शक्ति समिति। इधर जो इस साइड लिखा हुआ ये इस समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो जहाँ पर भी आप संघ शब्द देखेंगे तो आप वहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उसके बाद है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल ही थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये जो 8 समिति है इसके अध्यक्ष और समिति का नाम याद रखना है, बिकॉज की अलग अलग एग्जामों में इससे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है कि प्रारूप समिति से सवाल डिटेल में पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों में। तो प्रारूप समिति को डिटेल में याद रखना है, जैसा कि यहाँ मैं मेंशन किया हूँ। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये डेट याद रखना है, बिकॉज की डेट भी अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था प्रारूप समिति को। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जो कि 7 सदस्य का नाम याद रखना है, बिकॉज की एग्जाम में ये पूछा गया है। तो पहले सदस्य याद रखना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। दूसरा याद रखना है एन. गोपाल स्वामी अयंगड़। तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा है डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा है एन. माधव राव। उसके बाद यहाँ ये याद रखना है कि इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि एन. माधव राव का चुनाव प्रारूप समिति में किनके स्थान पर हुआ था? तो वो है बी.एल. मित्र। तो ये स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये त्यागपत्र दे दिए थे, तो एन. माधव राव का फिर चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है टी.टी. कृष्णमाचारी। तो टी.टी. कृष्णमाचारी का चुनाव किनके स्थान पर हुआ था? तो सन 1948 में डी.पी. खेतान, यहाँ पर डी.पी. खेतान होगा, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ये लिए थे टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये भी सवाल पूछा जाता है टी.टी. कृष्णमाचारी किनके स्थान पर आए थे? तो डी.पी. खेतान की जगह पर, क्योंकि इनका 1948 में मृत्यु हो गया था। क्लियर है? तो ये टोटल जो है 7 नाम आपको याद रखना है, बिकॉज की एग्जाम में ये पूछा जाता है
ऑप्शन में जैसा कि दे रहता है, लिखा रहता है निम्न में से कौन से सदस्य प्रारूप समिति से संबंध नहीं रखते थे, इस तरह करके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये सातों नाम याद रखना है। क्लियर है? सॉरी। नेक्स्ट है संविधान का प्रभाव में आना। अब है कि हमारा संविधान जो प्रभाव में आया था वो किस तरह आया था। सबसे पहला पॉइंट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। यानी 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप यानी लास्ट जो ड्राफ्ट था वो पेश किए थे। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया, यानी संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। सभा में इस पर 5 दिन यानी 9 नवंबर 1949 तक जो है इस पर विचार हुआ था, आम चर्चा हुआ था। क्लियर है? यहाँ पर 1949 नहीं होगा, यहाँ पर 1948 होगा, मिस टाइपिंग है ना, ये 1948 याद रखना है। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ, ये ध्यान रखना है। जैसे कि 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया। उसके बाद संविधान को पहली बार पढ़ा गया, फिर इस पर 5 दिन तक इस पर आम चर्चा हुआ। तो यहाँ डेट ये याद रखना है कि 9 नवंबर 1949 यहाँ नहीं होगा, ये गलत है, ये 9 नवंबर 1948 होगा। और दूसरी बार जो है इस पर 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इस प्रकार खंडवार विचार किया गया यानी अलग अलग डेट में इस पर विचार किया गया। जो भी ड्राफ्ट बी.आर. अम्बेडकर या प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था संविधान को लेकर, इस पर जो है चर्चा अलग अलग डेटों में किया गया। तो यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला, यानी 4 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था कार्य। यानी जो भी प्रारूप तैयार किया गया था उस पर विचार, उस पर मंथन, उस पर आम चर्चा 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया था। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से 2,473 पर सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। तो पहली बार विचार जो हुआ था वो कब हुआ? वो 4 नवंबर 1948 को हुआ। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को हुआ और तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को घोषित कर दिया गया। यानी ये जो है प्रारूप जो है 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। क्लियर है? यानी फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को जो है जो भी संविधान तैयार किया गया उसे पारित कर दिया गया, उसे घोषित कर दिया गया और जो भी अध्यक्ष था और सदस्य था उस पर हस्ताक्षर किया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सभा में कुल 299 सदस्य में से, जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग अलग होने के बाद 299 सदस्य ही बच गया था, 389 में 299 सदस्य ही बच गया था। तो जिस दिन हस्ताक्षर हुआ था उस दिन मात्र 284 सदस्य उपस्थित थे, तो इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो ये सवाल कई बार पूछा गया कि संविधान पे हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया? तो 284 सदस्यों ने किया था, लेकिन सदस्य टोटल कितना था? 299 था, लेकिन उपस्थित उस दिन थे 284, इसीलिए 284 सदस्य ने ही हस्ताक्षर किया था फाइनली जिस दिन संविधान पारित किया गया था। अभी लागू नहीं हुआ, अभी सिर्फ संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, वह स्वयं को संविधान सौंपा। जैसा कि आपको पता है कि संविधान की प्रस्तावना में ये डेट मेंशन है 26 नवंबर 1949। ये इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि इसी दिन संविधान को पारित किया गया और इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था।
नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया उसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यानी प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जैसा कि आपको पता है कि अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। यानी संविधान जब पूरा लागू हो गया तब अंत में प्रस्तावना को लागू किया गया। उसके बाद नए विधि मंत्री ने नए कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। तो याद रखना है कि भारत के संविधान के पिता तो ये कहे जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसके अलावा इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। क्लियर है। नेक्स्ट है संविधान का परिवर्तन। तो संविधान जो लागू हुआ था, इनफोर्स जो हुआ था, वो किस तरह हुआ और कैसे हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गया। यानी जिस समय ये लागू किया गया संविधान 26 नवंबर 1949 को जब पारित हुआ, उस समय ये सारा अनुच्छेद स्वतः लागू हो गया। संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ 26 जनवरी 1950। यानी यहाँ पर ये मेनली है कि 26 नवंबर 1949 को जितना भी ये अनुच्छेद मेंशन है ये स्वतः लागू हो गया। बाकी जितने भी प्रावधान संविधान में है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्लियर है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो सवाल अगर ये पूछा जाएगा कि संविधान किस दिन पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था, 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। क्लियर है। अब है कि इस दिन को यानी 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि संविधान पारित हो गया था 26 नवंबर 1949। फिर इतना दिन क्यों लेट किया गया लागू करने में, तो इसके पीछे भी एक कारण है। तो इस दिन संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 को, इसी दिन मीन्स 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 यानी ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो हुआ था दिसंबर 1929 को। तो ये उसमें तय किया गया था, यानी उसमें पारित किया गया था पूर्ण स्वराज दिवस मनाना, यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा कब, 26 जनवरी 1930 को। यानी मीन्स ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, इसमें तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये तारीख यानी 26 जनवरी एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसीलिए संविधान लागू करने का तारीख ये तय किया गया था। क्लियर है। संविधान की शुरुआत के साथ ही संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ था, इसे समाप्त कर दिया गया। मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है हमारे संविधान का ज़्यादातर भाग इसी से लिया गया है। बाकी जो भी भाग है वो अलग अलग देशों से लिया गया है, लेकिन संविधान का ज़्यादातर जो भाग है या ज़्यादातर जो संविधान तैयार किया गया है वो किया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। क्लियर है। नेक्स्ट है संविधान सभा की आलोचना। अब है कि संविधान सभा की आलोचना किया गया अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग ग्रुप के द्वारा संविधान सभा की आलोचना किया गया। तो वो क्या क्या आलोचना किया गया है? सबसे पहला है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए कुछ लोगों ने इसे कहा यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है, क्योंकि इसमें जनता ने भाग नहीं लिया इसके सदस्यों के चुनाव में, इसलिए यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है। नेक्स्ट है संप्रभुता का अभाव। यानी संविधान सभा के बारे में आलोचना ये भी कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया कि इसमें संप्रभुता का अभाव था, यानी ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता था। इसमें जो है कुछ ग्रुप का प्रभाव था, इसमें जो है ब्रिटिश संसद का प्रभाव था, तो इसलिए ये कहा गया कि ये संप्रभु सभा नहीं था। क्लियर है। नेक्स्ट है समय की बर्बादी। ये भी कहा गया कि संविधान सभा को लेकर कि ये समय की बर्बादी हुआ, संविधान बनाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लिया। जैसा कि अमेरिका के संविधान बनाने में बहुत कम वक्त लिया गया, अदर देश के संविधान बनाने में बहुत कम वक्त लिया गया, लेकिन भारत के संविधान बनाने में संविधान सभा ने 2 साल 11 महीना 18 दिन लिया। तो ये भी कहा गया, यह भी एक आलोचना किया गया कुछ व्यक्तियों के द्वारा कि ये संविधान सभा ने संविधान बनाने में समय की बर्बादी किया। बट ऐसा नहीं है कि समय की बर्बादी हुआ। 2 साल 11 महीना 18 दिन जो लगा, ये ऐसा नहीं फालतू में लग गया। इस पर जो है काफ़ी विचार विमर्श किया गया, इसीलिए आज हमें प्रेजेंट में इतना सुंदर और इतना अच्छा संविधान हमें देखने को मिलता है। जब आप संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप संविधान को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भारत का संविधान जो है कितना सुंदर और कितना अच्छा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान जो है किसी एक पार्टिकुलर को, किसी भी एक विशेष ग्रुप या किसी को भी पावर नहीं दिया है। एक क्या है कि पूरा एक ग्रुप में या सबके पास एक अलग अलग पावर है, लेकिन किसी के पास एक एक्सट्रीम पावर नहीं है। तो संविधान अगर कोई डिटेल में नहीं पढ़ा है तभी वो संविधान की आलोचना करता है, अदरवाइज कोई अगर संविधान डिटेल में पढ़ा है तो वो संविधान की आलोचना कभी नहीं करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रभुत्व। यानी ये भी आलोचना किया गया कि जो संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी कांग्रेस पार्टी का ही सबसे बड़ा योगदान था। कांग्रेस पार्टी की सदस्य, जैसा कि आपको पता है कि 208 सदस्य का जो चुनाव हुआ था वो 208 सदस्य कांग्रेस से ही था और टोटल 299 सदस्य था, है ना। मतलब जब मुस्लिम लीग अलग हो गया था 299 सदस्य था, तो 208 टोटल कांग्रेस से ही था। तो इस तरह की आलोचना भी किया गया कि कांग्रेस का प्रभुत्व संविधान सभा पे था। नेक्स्ट है कि वकीलों और राजनीतिकों का प्रभुत्व। यानी जो भी संविधान सभा के सदस्य थे या तो वो वकील थे या वो राजनीतिक यानी नेता थे, तो इसलिए भी ये आलोचना किया गया कि संविधान सभा पर वकीलों और राजनीतिकों का यानी नेताओं का प्रभुत्व था। नेक्स्ट है कि हिंदुओं का प्रभुत्व, बिकॉज की ज़्यादातर संविधान सभा के सदस्य हिंदू थे, है ना। इसीलिए ये भी एक आलोचना किया गया अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कि ये इसमें यानी संविधान सभा में हिंदू का क्या था, प्रभुत्व था। तो अलग अलग लोगों के द्वारा ये अलग अलग आलोचना किया गया। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस सिर्फ ये अलग अलग आलोचना याद रखना है, बिकॉज की एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। अब है कि आवश्यक तथ्य, जो अलग अलग तथ्य है, अलग अलग फैक्ट है हमारे संविधान से रिलेटेड, वो देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट है कि संविधान सभा द्वारा
हाथी को प्रतीक यानी मोहर के रूप में अपनाया गया। तो ये याद रखना है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को मोहर के रूप में या प्रतीक के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट है सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये याद रखना है बिकॉज कि ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित यानी जो प्रथम संविधान जो है, जो मूल संविधान हमारा है, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे हाथ से लिखा गया था। तो वो कौन लिखे थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखे थे। ये कैलीग्राफर थे, यानी इनका जो हैंडराइटिंग था बहुत ही सुंदर था। तो इनके द्वारा ये हमारा जो मूल संविधान जो है वो लिखा गया था। मूल संविधान एक प्रवाहमय यानी इटैलिक, जैसा कि आप यहाँ इटैलिक का मतलब आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है वो एकदम स्ट्रेट यानी सीधा है, लेकिन आप ये जो शब्द देख रहे हैं वो तिरछा है हल्का, इसी को इटैलिक कहा जाता है। तो इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया, यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान जो लिखा गया था वो इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया है ना, हैंड रिटेन। क्लियर है? बहुत ही सुंदर ढंग से लिखे रहे हैं। ये अभी दिल्ली में एक म्यूजियम में हमारा मूल संविधान रखा हुआ है जो हस्तलिखित है। और ये किनके द्वारा लिखा गया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण, यानी मूल संस्करण में जो कुछ अलग अलग डिजाइन हर पेज पर किया गया, सजावट किया गया, शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। नंदलाल बोस यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन नाम है नंदलाल बोस। राम मनोहर सिन्हा, ये दोनों मिलकर जो कि शांति निकेतन के कलाकार थे, अलग अलग पेज पर, हर पेज पर मतलब कि पेज के जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर पे अलग अलग सजावटी या डिज़ाइन किए। ये किनके द्वारा किया गया? नंदलाल बोस, जो कि यहाँ मंदलाल लिखा हुआ मिस टाइपिंग है, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं राम मनोहर सिन्हा द्वारा जातिमय यानी ज्यामिति, उसमें कुछ कुछ ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का कुछ कुछ सौंदर्यीकरण किया गया है ना, अलंकृत किया गया। ये सारा जो मूल हमारा प्रस्तावना है उसको जो लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, और उस पर जो डिजाइन बना हुआ है वो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बना हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया। तो ये याद रखना है कि मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण है वो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है, और इस पर डिजाइन जो बनाया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा जो संविधान लिखा गया है ये इंग्लिश में लिखा गया है ना, इनके द्वारा हस्तलिखित है। और हिंदी संस्करण यानी संविधान का जो हिंदी जो ट्रांसलेट किया गया है वो जो हस्तलिखित है वो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, जो कि संविधान के निर्माण से रिलेटेड ये वीडियो है ना। तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी से रिलेटेड जो भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ लास्ट एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट शो होगा जिसका नाम है पॉलिटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं संविधान निर्माण से पहले जो अलग अलग ब्रिटिश सरकार के द्वारा
कानून अधिनियम लाया गया था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935। इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आप यहाँ पर से लास्ट स्क्रीन में यानी एंड स्क्रीन में आएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।